ए पॉइंट डाल के लिखना, ठीक है। गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, in case of A point, goodwill of business or profession or other intangible assets or other intangible asset. B point, trademark or brand name, trademark or brand name. C, right or copyright, right or copyright. D, right to carry on any business or profession, right to carry on any business or profession. ई पॉइंट लिखो, टेनेंसी राइट, टेनेंसी, TENANCY, टेनेंसी राइट, कॉमा लूम आवर्स, LOOM, लूम आवर्स, कॉमा रूट परमिट, और एनी अदर राइट, और एनी अदर राइट. इन सारे एसेट्स, ये सारे इंटैंजिबल एसेट्स हैं, इन सब के केस में अपन क्या करेंगे, सीओए कितना लेंगे. अगर ये सब सेल्फ जनरेटेड है तो अपन सीओए लेंगे निल, और अगर ये परचेज है तो अपन क्या लेंगे, सीओए परचेज प्राइस. ठीक है, तो इन सब के केस में नीचे लिखो सीओए विल बी, सीओए विल बी, इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल दो, इफ सेल्फ जनरेटेड डैश करके निल, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो निल, और सेकंड पॉइंट कर दो इफ परचेज, इफ परचेज डैश करके लिख दो परचेज प्राइस. ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब बेटा इन सारे असेट्स के केस में एफएमवी ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलता है ना. सोच के देखो कैसे मिलेगा. अपन गुडविल अपनी कितनी थी 1/4/2001 को, उसकी एफएमवी कैसे पता लगाएंगे. ठीक है, तो पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, किसी किसी केस में इम्पॉसिबल है. तो एफएमवी ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो नोट डाल के लिख लो इन अबव केसेस, इन अबव केसेस फर्स्ट पॉइंट लिखो, FMB as on 1/4/2001, FMB as on 1/4/2001, benefit not available. है ना. सेकेंड पॉइंट लिखो इसी में, फर्स्ट पॉइंट लिखा था एफएमबी वाला, सेकेंड पॉइंट लिखो इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल, इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल in case of, in case of purchased intangible asset, purchased intangible asset.
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट है, ठीक है। गुडविल बिजनेस की, सिर्फ बिजनेस की, प्रोफेशन की नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। पेटेंट की बात करें अगर अपन, पेटेंट पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? हाँ, कि अगर मैंने कोई फॉर्मूला या कोई इन्वेंशन किया और अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, दैट इज पेटेंट। कॉपीराइट पता है तुम लोगों को क्या होता है? क्या होता है कॉपीराइट? उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, कोई बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी करने का राइट। हाँ, ठीक है। या फिर जैसे अल्कोहल की अगर दुकान खोलता है कोई, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस है, ठीक है। समझ में आया? या एनी अदर इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या लेंगे अपन? नील लेंगे, देखो वहां पर भी लिखा हुआ है ना। इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पर गुडविल ऑफ प्रोफेशन को कवर नहीं किया है, ठीक है। और राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और एनी अदर राइट द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शैल बी टेकन टू बी, है ना। इसका पॉइंट भी लिख लो, लिखो इन केस ऑफ, इन, हाँ, in case of goodwill of business, in case of goodwill of business, comma patent, comma copyright, comma right to carry on any business or profession, right to carry on any business or profession, or any other intangible asset, or any other intangible asset, cost of improvement, cost of improvement मतलब COI, ब्रैकेट में COI लिख लेना, is always treated as nil, is always treated as nil. प्रोफेशन की गुडविल पे इंप्रूवमेंट किया तो उसकी वैल्यू ले लेंगे, हाँ। क्या बेटा? रिन्यू करवाना इज नॉट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ना, वो तो एक बार एक्विजिशन ही हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। तुमने राइट बेचा नहीं, फिर से खरीद लिया, ठीक है, तो तुम्हारा पुराना वाला राइट तो लैप्स हो गया, नया वाला राइट तुमने खरीदा है ना, फिर वो वहां से चालू होगा, ठीक है। एक्सटिंग्विश हो गया, राइट। चलो, सेक्शन 50CA, 50CA, हाँ, छोटे छोटे सेक्शन है, छोटी छोटी बातें। अब जैसे कि इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड बातें ना, ये मॉड्यूल में अलग अलग लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाले टॉपिक में लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वाली उस टॉपिक में लिखी हुई है, एफएमबी वाली एफएमबी वाले टॉपिक में लिखी हुई है। अपन ने एक साथ इंटेंजिबल एसेट की पूरी बात एक साथ लिखी, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी 50CA भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। लिखो, हेडिंग डालो, कैपिटल गेन इन केस ऑफ, capital gain in case of unquoted shares, capital gain in case of
अनकोटेड शेयर्स, अनलिस्टेड, हाँ ब्रैकेट में अनलिस्टेड लिख लेना, ठीक है। इतना छोटा सा पॉइंट है ये बोल रहा है कि देखो अनलिस्टेड शेयर्स तो मार्केट में तो बिकते नहीं है, मतलब शेयर बाजार में तो बिकते नहीं है, कैसे बिकते होंगे वो? प्राइवेटली ट्रांसफर होते होंगे, है ना। जैसे मेरे पास एक कंपनी के शेयर है, तुमको लेने हैं, मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, ट्रांसफर डीड के थ्रू तुमने मुझे पैसे दे दिए, ऐसे ही ट्रांसफर होते होंगे। अब बेटा, अब क्योंकि ये मार्केट से अलग बिक रहे हैं, है ना, मैं इस पे टैक्स बचाने की कोशिश करूंगी, तो अगेन इसमें मैं क्या दिखाऊंगी कि भाई कंसिडरेशन मुझे कम मिला, कैश में ले लूंगी ना, बाकी डीड कम का बनाएंगे, राइट। तो इसमें भी टैक्स की चोरी होगी, जैसे कि लैंड में हो रही थी, राइट, उसमें अपन ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला पॉइंट पढ़ा था। तो यहाँ पर भी सेम चीज बोली उन्होंने कि अगर आपका कंसिडरेशन जो आपने लिया है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, आप फेयर मार्केट वैल्यू तो देख सकते हो अनलिस्टेड शेयर्स की, उससे अगर कम है, ठीक है, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या मानोगे, एफबीओसी मानोगे, बस दैट्स इट। इजी है, आ गया समझ में? हाँ, whichever is higher, राइट, ठीक है। लिखो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ in case of transfer of unlisted shares, if sale value, if sale value is less than fair market value, FMV, fair market value, then such FMV is treated as full value of consideration. ठीक है। अब इनका जो वैल्यूएशन होता है वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होता है, जो कि रूल में दिया हुआ है, रूल 11 UA, बट ये अपन को फाइनल लेवल में सिखाया जाएगा कि अनकोटेड शेयर्स का एफएमबी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, उन सब की हेल्प लेते हैं और फिर वैल्यूएशन करवाते हैं। यहाँ तक डन। एक एग्जाम्पल करें इसका सॉल्व, चलो, क्वेश्चन नहीं है बुक में, अपन बना लेते हैं। लिखो एग्जाम्पल लिखो। लिखो मिस्टर राम अक्वायर्ड 10,000 shares of 10,000 shares of XYZ Private Limited. 10,000 shares of XYZ Private Limited on 2nd July 2003 for 8 lakhs. ठीक है। On 31st March 2024
on 31st March 2024, he transferred all the shares. He transferred all the shares to Shyam for rupees 200 per share. For rupees 200 per share. FMB of shares on the date of transfer is FMB on the date of transfer is rupees 500 per share. चलो कैलकुलेट करो कैपिटल गेन 31st March 2024. FMB on the date of transfer is rupees 500 per share. Yes, ma'am. आ गया अच्छा, 24,45,000. तो ये कैलकुलेट नहीं किया है ठीक है सही हो गया तुम लोगों ने क्या किया FMB हायर है तो ले लिया मतलब कितना लिया 5 लाख 500 into 10,000 ठीक है 50 लाख और फिर 8 लाख का इंडेक्सेशन कर दिया ठीक है डन ठीक है अब एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है आ गया क्या आ गया करें आगे करें अब देखो एक बहुत छोटा सा सेक्शन है 50D ठीक है ये क्या बोलता है कि अगर कंसिडरेशन की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं या सर्टेन नहीं कर पा रहे हैं कभी कभी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है ना कि हमको कैश में मिले या कोई असेट मिले जिसकी वैल्यू डिसाइड हो पाए कभी कभी कोई ऐसा कंसिडरेशन मिला है जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं ना मैंने अपना असेट ट्रांसफर किया सामने वाले ने मेरे लिए कुछ काम किया बदले में बट उस काम की मैं वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रही ठीक है मान लो कि तुमने मुझे अपना लैंड ट्रांसफर किया और मैंने तुम्हारे लिए किसी का मर्डर किया
ठीक है, तो मर्डर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? कितने का मर्डर, कितने का मर्डर? वेरी नाइस। यहाँ पर सिंपल है, जो तुमने मुझे लैंड ट्रांसफर किया उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या था, उसी को क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्योंकि अगर तुम अपना लैंड बेचते तो फेयर मार्केट वैल्यू के अराउंड ही बेचते ना, ठीक है, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट ही क्या ले लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो सिंपल है, इतना सा है, लिखवा देती हूँ और छोटे में लिखवा देती हूँ तुम लोग को। लिखो 50D सेक्शन 50D, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, हाँ, कैपिटल गेन if consideration not determinable, capital gain if consideration not determinable, ठीक है, इस केस में ऐसे लिख लो FBOC, है ना, डैश कर लो या डॉट डाल लो और उसके सामने लिख लो FMV ऑफ asset transferred। जो असेट तुमने ट्रांसफर करी है, जिसके ट्रांसफर पे तुम कैपिटल गेन निकाल रहे हो, उस असेट का क्या ले लोगे, FMV ले लोगे। ठीक है, इतना सा पॉइंट है, याद रहेगा, है ना। चलो अब अपन एक चीज और सीखते हैं, यहाँ पे पहले निकाल लेती हूँ। खत्म होने वाला है, ठीक है, मैंने बताया ना यही चैप्टर सबसे बड़ा है, इसमें छोटे छोटे बहुत पॉइंट्स है ना बेटा। चलो यहाँ पर कहीं मिक्सअप ही होगा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ तुम लोग को। देखो अगर कैपिटल गेन निकाल रहे हैं इन केस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो कि ट्रांसफर कौन कर रहा है, नॉन रेसिडेंट कर रहा है, ट्रांसफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो इंडिया में कैपिटल गेन आ सकता है क्या, हाँ, अगर असेट इंडिया का है तो इंडिया में कैपिटल गेन लगेगा, अक्रूड इन इंडिया, है ना, या फिर पैसे यहाँ रिसीव हो रहे हैं तो, ठीक है, तो इस ये है बेटा फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। प्रोविजन का मतलब समझते हो ना, प्रोवाइडेड दैट, है ना, सेक्शन फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48, कैपिटल गेन इन केस ऑफ शेयर और डिबेंचर्स ट्रांसफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट। हेडिंग डालो, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48,
capital gain in case of shares and debentures, capital gain in case of shares and debentures transferred by non-resident, transferred by non-resident. अब बेटा समझना, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखते हैं. अगर जो असेसी है जो ट्रांसफर कर रहा है वो कौन है? नॉन रेसिडेंट है, ठीक है. और बेटा वो ट्रांसफर क्या कर रहा है? वो ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स या डिबेंचर्स, किसके? ऑफ इंडियन कंपनी के, ठीक है. और जो उसने असेट अक्वायर किया था, ठीक है, वो अक्वायर किस में किया था? फॉरेन करेंसी में. किसमें अक्वायर किया था? फॉरेन करेंसी में, ठीक है. तो लॉ बोलता है कि पहले आप फॉरेन करेंसी में ही क्या कर लो? कैपिटल गेन निकाल लो और फिर उसको कन्वर्ट करो इनटू इंडियन रुपी, ठीक है. समझ में आया? पहले आप पूरा कैपिटल गेन किस में निकालोगे? फॉरेन करेंसी में ही निकालोगे, ठीक है. और फिर आप कन्वर्ट करोगे इनटू इंडियन करेंसी. समझ में आया? ठीक है. तो अगर ये तीन चीजें हैं तो अपन फॉरेन करेंसी में ही कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. अब फॉरेन करेंसी में जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपन को करेंसी का रेट चाहिए होता है. दो तरीके के रेट होते हैं, ठीक है. बाइंग रेट और सेलिंग रेट. ये तुम लोगों को पता है, ये अलग अलग होता है. जैसे बिड और बाय और आस्क वो करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी बाइंग रेट और सेलिंग रेट दो रेट्स होते हैं, ठीक है. इसको टीटी बीआर और टीटी एसआर, है ना. तो अपन को इनमें से कौन सा रेट लेना है ये भी लॉ में मेंशन है, ठीक है. पहले लिखो, ये तीन कंडीशंस लिखो. लिखो, इन if following conditions are satisfied, if following conditions are satisfied, then we have to calculate, then we have to calculate capital gain in foreign currency, capital gain in foreign currency, and after that reconvert into Indian currency. Indian currency, ठीक है. कंडीशंस लिखो. फर्स्ट कंडीशन है assessee should be non-resident. Assessee should be non-resident. Second लिखो, asset should be shares or debentures of Indian company. ठीक है, इंडियन कंपनी लिख लिया. थर्ड लिखो, such asset is acquired in foreign currency. Such asset is acquired in foreign currency. ठीक है. अब मैं तुम लोग को कंप्यूटेशन बता रही हूँ. यहाँ पे देख लो, TTSR, TTBR, है ना. टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एक होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ, एंड टेलीग्राफिक
ट्रांसफर सेलिंग रेट, एक बाइंग रेट होता है और एक सेलिंग रेट होता है। अब कहीं कहीं हम एवरेज यूज करेंगे और कहीं कहीं हम बाइंग रेट यूज करेंगे। देखो कंप्यूटेशन हम कैसे बनाएंगे कैपिटल गेन का, ठीक है, फॉरेन करेंसी में बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे एफवीओसी, इसमें अपन लेंगे एवरेज, ट्रांसफर की डेट का एवरेज रेट, मतलब टीटीबीआर और टीटीएसआर का क्या करना है, एवरेज करना है, ठीक है। कैसे होगा एवरेज, एवरेज कैसे होता है, टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करते हो बेटा, ट्रांसफर एक्सपेंस के लिए भी क्या लोगे, एवरेज रेट, पर कौन सी डेट का, वही ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। ये आ गया आपका कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसमें से माइनस करोगे सीओए, इसके लिए भी लोगे एवरेज रेट पर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्विजिशन किया था उस दिन का रेट लेना, एवरेज ले लेना, ठीक है। यहां पर इंडेक्स नॉट अलाउड है, अलाउड नहीं है, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आ गया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसको रिकन्वर्ट करना इनटू इंडियन करेंसी, ये तो डॉलर्स में आया ना, अगर डॉलर्स में किया तो। अब अपन को इसको रिकन्वर्ट करना इनटू इंडियन करेंसी, तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, इंडियन रुपी में बाय अप्लाइंग TTBR on the date of transfer। यहाँ पे क्या होता है, बाइंग रेट, बाइंग रेट यूज होता है, ठीक है। कितने में आप करेंसी को बाय करोगे, क्लियर है ना। चलो इसको कॉपी करो, फिर एक एग्जाम्पल करवाती हूँ। ये कन्वर्ट कर, ये डॉलर में आ गया ना बेटा, बाइंग रेट में कन्वर्ट करना है, बाइंग रेट से कन्वर्ट, ये डॉलर में आया और दिया होगा $1 का 80 रुपीज का रेट, उससे कन्वर्ट करेंगे, अभी करके देखते हैं। करो पहले, कॉपी करो फिर करके देखते हैं। 11 बजे से कौन सी क्लास थी आज, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो फिर ब्रेक दे दो। अभी जितने भी प्रोविजंस पढ़ लिए हैं, डेली 15 मिनट्स पुराने कोई भी प्रोविजंस उठाकर रिवाइज करने के लिए टाइम निकाला करो, ठीक है।
करें, क्वेश्चन करें, इसका एग्जाम्पल लिखो। लिखो, टॉम is a non-resident acquired shares of an Indian company. Tom is a non-resident acquired share of an Indian company for rupees 75,000. For rupees 75,000. क्या अभी आएगा ना आगे? on 31st December 2017 in US dollars. ठीक है, 75,000 रुपीज के थे, पर उसने यूएस डॉलर में खरीदे बेटा। तो मतलब 75,000 को उसने कन्वर्ट किया होगा यूएस डॉलर्स में, और फिर उतना यूएस डॉलर उसने पे किया हुआ। समझ गए क्या? हमें इंडियन रुपी में बताई हुई है, हर चीज हमको कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना। ठीक है। He transferred all the shares on 15th January 2024. 15 January 2024 for rupees 5 lakhs. Transfer expense is rupees 20,000. Transfer expense is rupees 20,000. 20,000 20 है ना? ऐसे डालो। डेट क्या क्या डेट बताई है मैंने तुम लोग को? 31st December 2020. 17, और क्या डेट बताई है मैंने तुम लोगों को? यहाँ पे टीटी बीआर लिखो दोनों डेट्स का, टीटी एसआर दे रही हूँ दोनों डेट्स का। ठीक है, टीडी का फुल फॉर्म क्या है? टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। बेटा रेट किसमें होगा? रेट कैसे होता है करेंसी का? रुपीज में होता है। $1 के लिए 50 रुपए, $1 के लिए 52 रुपीज, $1 के लिए 63, $1 के लिए 65, ऐसा। ठीक है, तो मुझे $1 खरीदना है तो मुझे 65 रुपीज में सेल होगा, और बाय करना है तो कितने में बाय कर पाऊंगी? 63 में। ठीक है, और एवरेज करना है तो दोनों को प्लस करके यहाँ पे निकाल लो एवरेज साइड में, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज निकाल के रख लो। 65 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया? ये 51 आया, और ये है ना। अब कैसे कन्वर्ट करोगे? रुपीस को डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? इनटू नहीं करेंगे। देखो, मैंने बोला $1 इज इक्वल्स टू, अब एवरेज रेट लेना है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू ₹64। ठीक है, तो आपका कंसिडरेशन कितना है? 5 लाख डॉलर, 5 लाख रुपीस। वो कितने डॉलर होगा?
64 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, जब रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए हो? ठीक है, तो FVOC राउंड ऑफ कर दो या कर लो कंसीडर, कर लो डॉलर्स में कंसीडर, अपन फिर कन्वर्ट करेंगे तो राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 64। समझ में आया ना डिवाइड क्यों करना है? $1 64 के रुपीस के बराबर है, तो 5 लाख के रुपीस के बराबर कितने डॉलर्स होंगे ना? अब तुम लोग इनटू कर देते तो कितने डॉलर्स हो जाते, तो डॉलर्स ज्यादा आ जाते रुपीस में, है ना? एक दिन आएगा बेटा जब हम कम रुपए देंगे और ज्यादा डॉलर्स पाएंगे, बट अभी वो दिन नहीं आया है, बहुत दूर है। अपन डॉलर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, FBOC ट्रांसफर एक्सपेंस को भी कन्वर्ट करना, ट्रांसफर एक्सपेंस के लिए भी क्या करना है अपन को, एवरेज लेना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 20,000 डिवाइड बाय 64 से कन्वर्ट करना है इसको, ये अपना नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, माइनस COA करेंगे अपन। COA कितना था, 75,000, उसको एवरेज से कन्वर्ट करना है, पर कौन सी डेट का एवरेज, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 51 रुपीज से कन्वर्ट करेंगे। नहीं, हाँ, रिकन्वर्ट कितने रेट से किया है, TTBR लेना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, 858 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा था यहाँ पे, यहाँ कितना आया था, 7812.5। ओके, यहाँ कितना आया था, ठीक है, तो नेट कंसिडरेशन कितना आया, $7,500। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया, 60। अच्छा, इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स है कि 0.5 ही है बस, बस तो पॉइंट या तो यहाँ 6 लो या तो यहाँ पे 58 लो, पूरा 59 ले लो, 2 डेसिमल तक ले लो। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6029.41 ना, 59 है। अब इसको, ये क्या आया तुम्हारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी, तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन इंडियन रुपी निकालेंगे। अब जब आप डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करोगे तो आप इनटू करोगे, है ना, TTBR से। TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 63 रुपीज है, 29.41 इंटू 63, 379,852.83। हाँ 852.83 है ना, तो 3 कर दे।
ठीक है, क्लियर है? कन्वर्जन यहाँ तक आ गया। कन्वर्जन के लिए अपन कौन सा रेट लेंगे बेटा? TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो मतलब 63 रुपीज से अपन डॉलर्स को क्या कर देंगे, ये डॉलर में आया है, इंटू 63 रुपीज कर देंगे तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड, और डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू। ठीक है, हाँ, बहुत समय है।